वेलकम अगेन टू KRA। मैं हूं अर्षित और आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जो कि है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम कुछ केमिस्ट्री के बेसिक चीजें पढ़ेंगे जैसे कि मैटर हो गया, उसका क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला चीज हम लोग है जो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री को देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या चीज है। The chemistry is a branch of science in which we study about the structure, function, transformation and the composition of the matter. Chemistry साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम किसका स्टडी करते हैं, तो फंक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर का जितना भी चीज का हम पढ़ेंगे सब मैटर का पढ़ेंगे। तो जानते हैं मैटर क्या होता है। तो मैटर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, वह हर एक चीज जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब कि वॉल्यूम हो उसका एंड उसका मास हो, कुछ मास हो, उसको हम मैटर कहेंगे। कुछ भी चीज जिसका वॉल्यूम और मास हो उसको हम मैटर कहेंगे। अगला हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए यहाँ पे पहला क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, 2 और होते हैं जैसे कि एक प्लाज्मा एंड 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसर, इसको हम BEC शॉर्ट में कहते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसी को हम इसमें जितना भी पढ़ा जाएगा सब मैटर के पढ़ा जाता है, जितना भी मैटर। एक केमिस्ट्री है ही वो चीज जिसका हम ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन और कंपोजिशन, स्ट्रक्चर सब मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे ये क्लासिफिकेशन था। आगे हम केमिकल कंपोजिशन, इसका फंक्शंस देखते हैं क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ 5 हमारे पास लॉज हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं।
तो पहला उसमें है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम बचपन से पढ़ते हैं, बचपन से मतलब क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोगों ने 9 में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें मास, ये भाई मास है ना, बहुत बेकार इंसान है, ये कहता है कि ना मैं बनूंगा और ना मैं डिस्ट्रॉय मुझे कोई कर सकता है। तो ये मास ना ही बनता है और ना ही इसको कोई डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन। एक कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें मास को ना ही आप बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और इसको प्रूव किया था, और इसको प्रूव किया था हमारे जाने माने साइंटिस्ट लेवोइजर। लेवोइजर को आप केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है लेवोइजर को। इन्होंने ही ये प्रूव किया था कि मास कभी ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग। तो इन्होंने जैसे कि यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास लॉ क्या कहता है कि ना ही क्रिएट किया जा सकता है मास और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है मास। तो मान लीजिए कि इसका 8 ग्राम मास है और इसका 4 ग्राम मास है, और इसका 8 ग्राम मास है, इसका 4 ग्राम मास है। तो यहाँ पे जो होगा तो इसका 7 ग्राम मास और इसका 5 ग्राम मास। तो ये ऐसा ही होता है, इसमें ना ही क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको लेवाइजर ने दिया था, और यह है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसको प्रोस्ट ने दिया। ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट द इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफिनिट रेशियो और प्रोपोर्शन बाय मास। ये कहता है कि आप कोई भी सोर्स हो, जो कंपाउंड बन रहा है, मान चलिए कि ये एलिमेंट है ए और प्लस बी और ये मिलकर ए भी बनाता है, तो ये भी कोई भी मेथड से बने, किसी भी सोर्स से बने, जो ये ए भी बनेगा, इसका जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। देखिए फिर से एक बार बताता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन द कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डिफिनिट रेशियो बाय मास। जो उसका मास का रेशियो होगा वो हमेशा डिफिनिट होगा। जैसे कि हम सीओ लेते हैं, तो सीओ ऑफ जैसे लॉ, जहां से भी लॉ, कार्बन मोनोऑक्साइड जहां से भी लॉ, इसका जो कंपोजिशन होगा, इसका जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। दूसरा हमारा वाटर तो वाटर बहुत जगह से पानी, समंदर से लॉ, नदी से लॉ, कहीं से भी लॉ, रेन वाटर लॉ, टैप वाटर लॉ, उसका जो रेशियो होगा वो यही होगा, मतलब को 1:8 होगा। अब कहीं से भी लॉ, यही है लॉ कहता है कि the irrespective of source and the method of preparation of the compound the elements are always present in a definite ratio by mass। उसका जो मास का रेशियो होगा हमेशा डिफिनिट रहेगा। उसका प्रिपरेशन का सोर्स कुछ भी हो, जैसे भी प्रिपेयर करो, उसका जो ये डिफिनिट रेशियो होगा वो सेम होगा, मतलब कि रेशियो हमेशा मास का सेम होगा और डिफिनिट होगा। इसको दिया था प्रोस्ट ने दिया था। तीसरा लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी भी दिया था, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे मिलकर अगला पार्ट में पढ़ेंगे। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इट स्टेट दैट व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, ये फोकस करना, द masses of one of the element which combine with fixed mass of the other bear a simple whole number ratio to one another। एक बार और पढ़ता हूँ, अगर नहीं समझ में आया हो तो, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स द masses of one of the element which combine with fixed mass of the other bear a simple whole number ratio to one another। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या बोलता है कि अगर दो एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बनाता है, अगर दो एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बनाता हो, तो उसका, देखिए अगर कोई एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बनाता है एक दूसरे से, तो उसका अगर एगो का फिक्स्ड कर दें, एगो के अगर मास हम फिक्स कर दें, अगर हम एगो का मास अगर हम फिक्स कर दें, तो दूसरा का जो मास होगा वो सिंपल होल रेशियो होगा। जैसे कि इसका हम देखेंगे CO2 का
सीओ का अगर हम देखें, सीओ का देखें तो यहाँ पे क्या होगा, सीओ इसका 12 और इसका 16, इसको क्या हो जाएगा 3:4। अगर CO2 को देखें, CO2 को देखें तो इसका 12 और इसका 32, यानी 3:8। देखिए एक सिंपल सीरीज में ये बढ़ते जाएगा, पहले 4 था फिर बेचता। अगर इसको फिक्स कर दिया जाए तो इसका जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, सिंपल होल नंबर आएगा। यही था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जिसको डाल्टन ने दिया था। 2 लॉ जो ऑफ बच गए हैं जो हम आगे देखेंगे, इसको